गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाने जा रहा हूँ। मैग्नेटिज्म का पहले भी क्लास लिया था, P9 नवा क्लास है फिजिक्स का। तो देखिए आज दिक्पात, नमन कोण और नति कोण के बारे में पढ़ा रहे हैं। दिक्पात का मतलब हुआ डिक्लिनेशन और नमन कोण या नति कोण कहिए, एंगल ऑफ डिप या डिप एंगल कहिए। तो देखिए इसके बारे में समझिए कि एंगल ऑफ डिप यानी नमन कोण या नति कोण क्या है। तो देखिए जब किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो उसका एन पोल जो है, उत्तरी ध्रुव जो है से थोड़ा सा झुक जाता है। इसका मतलब है कि क्षैतिज के साथ कुछ कोण बन जाएगा। यानी स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनाता है उसी को जो है से नमन कोण कहा जाता है। जैसे देखिए मान लिया यह चुंबक है, तो इस चुंबक को जो है से क्या कर रहे हैं कि लटका रहे हैं। तो लटका रहे हैं स्वतंत्र रूप से, देखिए लटक रहा है तो इसका एन पोल थोड़ा सा झुक जाएगा, IS पोल है। तो देखिए यह क्षैतिज के साथ यह जो है से क्या है कि मैग्नेटिक एक्सिस है, एन और एस को मिला रहा है तो यह मैग्नेटिक एक्सिस है। तो यह जो है से क्षैतिज के साथ जो कोण बनाया, मान लिया कि यह कोण जो बनाया यह आपका जो है से थीटा है। तो यही थीटा जो है से क्या है, यही थीटा आपका जो है से नमन कोण है। नमन कोण कहिए या नति कोण कहिए, अंग्रेजी का नाम है तो डिप एंगल कहिए या एंगल ऑफ डिप कहिए। तो देखिए एक यहाँ समझिए, देखिए यह अर्थ है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी को अगर एक चुंबक मान लिया जाए, तो पृथ्वी का चुंबक मान लिया जाए तो उसके अनुसार पोल जो है, ध्रुव जो है से अलग अलग स्थान पर होता है। और भूगोल के अनुसार जो है से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है से अलग अलग है। देखिए समझिए इसको, यह जो है से अर्थ है। अर्थ है तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं GNP। इसका मतलब हो गया कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, यानी कि भूगोल के अनुसार नॉर्थ पोल। और इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं GSP, तो यानी ज्योग्राफिक साउथ पोल। इसको हिंदी में बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, इसको भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। अगर पृथ्वी को एक मैग्नेट मान लिया जाए, तो पृथ्वी को मैग्नेट मान लिया जाए तो देखिए यह जो है से इसका पोल जो है से इससे थोड़ा सा हट जाता है। तो देखिए इधर में जो था से GNP था, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल था। तो इस साइड में इधर जो आएगा वह मैग्नेटिक साउथ पोल आ जाएगा। मैग्नेटिक साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव के तरफ जो है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर जो है से चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है। हाँ तो देखिए GNP और GSP बताए थे। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर जो है से चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है। यह पूछा जाता है कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है, यह पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कहिएगा कि नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होगा, उधर दक्षिणी ध्रुव होता है। और इसी तरह से इधर देखिए GSP, ज्योग्राफिक साउथ पोल, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। तो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है से क्या है कि MNP है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। तो देखिए यह जो है दोनों के बीच एक एंगल बन गया। तो दोनों के भी देखिए इसको एंगल को दिखाए हैं। तो इस एंगल का मान जो होता है वह 18 डिग्री होता है। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी एंगल को कहा जाता है, इसी एंगल को देखिए दिक्पात कहा जाता है, डिक्लिनेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। ये चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो यह जो है से आपका दिक्पात कहलाता है। और आएगा कि दिक्पात का मान जो है से क्या होता है, तो दिक्पात का मान जो है से आपको 18 डिग्री होता है। 17 डिग्री भी कहीं कहीं लिख देता है, 17-18 याद रखिएगा, ऐसे 18 डिग्री एक्यूरेट है। 18 डिग्री जो है से इसका मान होता है। एंगल बिटवीन क्या हो गया, एंगल बिटवीन देखिए भौगोलिक यामोत्तर है, यानी कि ज्योग्राफिक मेरिडियन, यामोत्तर को मेरिडियन कहा जाए। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। इट्स वैल्यू इज 18 डिग्री, 18 डिग्री होता है। अब देखिए
क्या है कि 0 डिग्री अक्षांश है। देखिए ऐसे रेखा रहेगा तो वो अक्षांश कहलाएगा, इसको देशांतर कहा जाता है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि मान लिया कि किसी मैग्नेट को अगर आप ले जाइएगा, किसी मैग्नेट को ले जाइएगा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर, किसी मैग्नेट को अगर ले जाइएगा तो इसका दक्षिणी ध्रुव जो है, इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जाकर के यहाँ पर ऐसे सट जाएगा। तो ऐसे सट जाएगा तो देखिए यह एंगल जो बन गया, यह एंगल जो है से आपका कई डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। तो देखिए तो और ऐसे जो है से चुंबक को जब लटकाए थे, तो चुंबक को लटकाए थे तो उसका उत्तरी ध्रुव थोड़ा झुक गया था और यह थीटा कोण से झुका था, तो इसको हम नमन कोण कहे थे या नति कोण कहे थे। तो आपसे पूछा जाएगा या पूछा जाता है कि एट पोल्स यानी ध्रुव पर नमन कोण या नति कोण का मान क्या होता है। तो यहाँ पर अगर चुंबक की ऐसे लटकाए हुए हैं चुंबक को, और चुंबक को लटका करके अगर यहाँ पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर ले जाइएगा तो इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जाकर के ऐसे सट जाएगा। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया। और अगर यहाँ पर ले जाइएगा ज्योग्राफिक साउथ पोल की ओर ले जाइएगा तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है ऐसे सट जाएगा। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन गया। और यहाँ पर अगर ले जाइएगा विषुवत रेखा पर किसी चुंबक को ले जाइएगा, तो अभी अभी हम बता रहे थे कि चुंबक का जो है से उत्तरी ध्रुव थोड़ा सा झुक जाता है, लेकिन अगर विषुवत रेखा पर ले जाइएगा तो विषुवत रेखा पर बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो बिल्कुल जब पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान आपको पूछेगा। तो देखिए एट पोल्स यानी ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो ध्रुव पर नमन कोण का मान जो है से आपका 90 डिग्री होता है, क्योंकि 90 पर जो है से झुक गया था, 90 डिग्री पर ऐसे जाके खड़ा हो गया था। और एट इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब कि विषुवत रेखा, देखिए लिख दिया विषुवत रेखा इक्वेटर, इक्वेटर पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो क्या कहिएगा कि 0 डिग्री होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, बोलिएगा कि दिक्पात। फिर कहेगा आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि दिक्पात का मान क्या होता है, तो बोलिएगा 18 डिग्री 18 डिग्री चॉइस ना रहेगा तो 17 डिग्री अगर रहेगा 17 डिग्री पर लगाइएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा बता रहे हैं डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है से क्या है, फिर इसके बाद पारामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, फिर एक बता रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ किसको कहा जाता है। तो देखिए वह पदार्थ जिसको चुंबक जो है प्रबल आकर्षण अनुभव करता है, वह पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में अगर ले जाए तो वह प्रबल आकर्षण अनुभव करता है, तो वह जो है से क्या है कि फेरोमैग्नेटिक यानी लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो आप जानते हैं कि मान लिया कि लोहा को अगर चुंबक के पास ले जाइएगा तो काफी जो है से तगड़ा बल से खींचता है, लेकिन वही आप तांबा के ले जाइएगा तो थोड़े खींचता है उतना तगड़ा बल से। तो यह जो है से फेरोमैग्नेटिक में याद रखिएगा, ये सब पूछा जाएगा आपको। जैसे लोहा है Fe, CO है, कोबाल्ट, निकेल है, तो यह जो है से क्या है, तो कहिएगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ है। अब इसमें यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसकी चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। तो ऐसे बताइएगा, देखिए म्यू लिख दिए हैं, तो म्यू इज वेरी, देखिए बहुत सारे दिया, वेरी ग्रेटर देन 1, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है। अब आपसे यह पूछेगा, देखिए पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो सभी कार्बनिक पदार्थ है, जैसे मान लिया इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इसके बाद है एसिटिलीन है, तो इथिलीन है, कोई भी इथाइल अल्कोहल, ईथर है, एनहाइड्रिक एसिड है, कुछ भी है, तो यह जो है मान कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक अगर मटेरियल है तो वह जो है से अनुचुंबकीय होता है। H2O भी अनुचुंबकीय में आता है। तो इसका आपसे पूछा जाएगा कि म्यू का मतलब देखिए चुंबकशीलता को म्यू से लिख दिया है कि इसका म्यू क्या होता है। तो इसका म्यू भी जो है से ग्रेटर देन 1 होता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ है। इसका म्यू इसमें देखिए म्यू लिख दिया है वेरी ग्रेटर देन 1। और देखिए अब है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जिसको चुंबक के पास अगर ले जाइएगा तो वह जो है से माइल्ड रिपल्सन यानी कि थोड़ा बहुत विकर्षण अनुभव करता है, आकर्षण नहीं, हल्का विकर्षण अनुभव करता है। जैसे मान लिया कि क्या है, कॉपर है, तो कॉपर वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉपर है, Zn है, Pt है, Au है, Au का मतलब सोना हो गया, Ag है, तो ये सब क्या है, ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आता है। इसकी चुंबकशीलता पूछा जाएगा।
तो इसकी चुंबकशीलता क्या है कि लेस देन 1 होता है, यानी 1 से छोटा होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है से क्या है, लौ चुंबकीय है तो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यह जो है से अनुचुंबकीय है तो ग्रेटर देन 1, और यह जो है से क्या है प्रतिचुंबकीय है तो लेस देन 1। एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखिएगा, और इसका एग्जाम्पल जो है से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, इसमें सभी कार्बनिक पदार्थ है, H2 है, ऐसे बहुत सा एग्जाम्पल होता है। इसमें याद रखिएगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में आ जाएगा तांबा है, Zn है, जस्ता है, Pt है, प्लेटिनम है, Au है, सोना है, Ag है, सिल्वर है। तो इस सारे क्वेश्चन को जो है से ध्यान रखिएगा, इस जिसमें जो जो पूछा जा सकता है उसको जो है से हम बता चुके। तो देखिए चुंबक क्वेश्चन कर रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा होती है, चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा किधर से किधर होती है, मैग्नेटिक डायपोल की दिशा तो S पोल टू N पोल, यानी S से N की ओर होती है। तो देखिए इसको जो है टिक कर दीजिएगा। फिर है कि चुंबकत्व को नष्ट कैसे किया जाता है, किसी चुंबक है तो कोई चुंबक के पावर को कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो पहला चॉइस दे दिए हैं कि पीट कर, बाय हैमरिंग, माने हथौड़ा से पीट कर। दूसरा कर रहे हैं क्या कि गर्म करके, यानी जलाकर। तीसरा दोनों, तो दोनों चॉइस होगा। अगर मान लिया कि किसी चुंबक को पीटिएगा या गर्म कीजिएगा तो उसकी चुंबकशीलता जो है से खत्म होता है। अब आइए एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए तो क्रियाशील बल का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए हम आपको बताए हैं क्या कि F प्रोपोर्शनल 1/r², ये बता चुके हैं क्लास में। तो ये बता चुके हैं, तो अगर R को मान लिया कि आधा कीजिएगा, तो R को अगर आधा कीजिएगा तो मान लिया कि जो बल है वो F' हो जाएगा। तो F' प्रोपोर्शनल क्या जाएगा 1/r/2 के स्क्वायर। तो r/2 के स्क्वायर कीजिएगा तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो F' अब प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू 1/r², ऐसे हो जाएगा। ये r² आ जाएगा, आई 2 दूनी 4, 4 ऊपर उलट करके चला जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो गया, तो यह हो गया 4 गुना हो गया। देखिए 4 गुना 1/r², F बराबर प्रोपोर्शनल 1/r² था, F' प्रोपोर्शनल आ गया 4 गुना 1/r², यानी क्या आ जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह का पूछा जाता है, तो बनाइएगा। फिर देखिए चुंबकत्व की असली पहचान, स्यूरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, किसी चुंबक की असली पहचान क्या है। आपको देगा कि आकर्षण विकर्षण, तो यहाँ पर जो है से विकर्षण आपको टिक लगाइएगा, इसलिए कि मान लिया कि दो पदार्थ है और दो पदार्थ के बीच अगर विकर्षण हो रहा है तो क्लियर है कि वह दोनों पदार्थ क्या है, चुंबक है। लेकिन अगर आकर्षण हो रहा है तो नहीं कह सकते हैं कि कौन चुंबक है और कौन क्या है। मान लिया एक लोहा है एक चुंबक है, तो दोनों के बीच आकर्षण हो रहा है, तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन चुंबक है कौन लोहा है, ऐसे नहीं पहचानिएगा। लेकिन अगर विकर्षण हो रहा है तो यह क्लियर रूप से कह दीजिए कि दोनों चुंबक है। तो इसीलिए यही पूछा जा रहा है कि चुंबकत्व की असली पहचान क्या है। आकर्षण और विकर्षण करेगा तो असली पहचान आपका विकर्षण आता है, विकर्षण आएगा। स्यूरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज रिपल्शन। अब देखिए चुंबकशीलता निर्वात के लिए क्या होता है, यानी μ0 का मान क्या होता है। तो ये भी ऐसे बताए थे, इसका मान क्या बताए थे 4π × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। देखिए HM लिख दिए हेनरी प्रति मीटर। चुंबकशीलता का मात्रक बताइए, तो चुंबकशीलता का मात्रक वही हेनरी प्रति मीटर, वही वाला है। तो देखिए चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर आ गया। चुंबक के केंद्र पर ध्रुव प्रबलता यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है किसी मैग्नेट के सेंटर पर क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि सेंटर पर क्या होता है, 0 होता है। कोई मैग्नेट है तो किसी मैग्नेट के सेंटर पर जो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M का मान 0 होता है। और यहाँ ये पोल है तो पोल के पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस पोल के पास भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो पोल के पास मैक्सिमम होता है और ध्रुव के पास जो है से क्या है कि ध्रुव के पास आपका 0 होगा। हेलो, हाँ तो देखिए अब बता रहे हैं न्यूक्लियॉन्स, या पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियॉन्स के बारे में जानिए। न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियॉन्स से लिखेगा, हिंदी में भी न्यूक्लियॉन्स लिखेगा।
तो न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिकीय कण। तो नाभिकीय कण तो आप जानते हैं कि नाभिक के परमाणु के नाभिक में जो है से कौन कौन कण होता है। मान लिया यह परमाणु है, तो परमाणु का यह नाभिक है। हाँ, तो देखिए न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं। तो न्यूक्लियस यह पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए टिक कर दिए, पूछा गया क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियस का मतलब हो गया नाभिकीय कण। तो नाभिकीय कण से आपको स्पष्ट होता होगा कि नाभिक में रहने वाला कण। तो देख भी नाभिक में क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। तो न्यूक्लियस किसको कहा जाता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, यही आपका जो है न्यूक्लियस है। ध्यान रखिएगा, उसमें आपका बहुत सा चॉइस दिया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे करके था। तो यह न्यूक्लियस का मतलब हो गया क्या, नाभिकीय कण, यानी न्यूक्लियस में रहने वाला कण। तो न्यूक्लियस में नाभिक में कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो ठीक है, अब आइए नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स क्या है। तो न्यूक्लियर फोर्स है, जब नाभिकीय कहा जा रहा है तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह नाभिक में जो है क्रियाशील बल होगा। तो बात वही है, न्यूक्लियर फोर्स का मतलब नाभिकीय बल, यानी नाभिकीय कणों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। तो नाभिकीय कणों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। तो नाभिकीय बल जो है से क्या है, तो पहला पॉइंट लिख दिए हैं कि नाभिकीय कणों के बीच लगने वाला बल, नाभिकीय कणों के बीच, नाभिकीय कणों के बीच लगता बल, लगता बल। तो यह आपका है नाभिकीय बल। देखिए दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि नाभिकीय बल कभी विकर्षण नहीं होता है। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। नाभिकीय बल जो है से हमेशा आकर्षण बल है। नाभिकीय बल हमेशा क्या है, यह आकर्षण बल होता है। ये भी पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम आपको लिख दिए हैं, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय कण के जो बीच के दूरी होगा वो तो काफी छोटा होगा। नाभिक का जो है आकार यानी साइज ही खुद कम होता है। तो नाभिक का साइज जो है से क्या होता है, नाभिक का साइज, इसके बारे में हम कभी बोल चुके हैं। नाभिक का साइज आपको होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 फर्मी। 1 फर्मी इसको कहा जाता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो नाभिकीय कण जो है, तो नाभिकीय कण के बीच के दूरी तो काफी कम होगा, यानी यह जो है से क्या है, यह जो है से क्या है कि लघु परास वाला बल है। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। लघु परास वाला बल है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, और एक और पॉइंट दे रहे हैं, चौथा पॉइंट दे रहे हैं। देखिए नाभिकीय बल के बारे में पहला पॉइंट रखिएगा क्या, कि नाभिकीय कणों के बीच क्रियाशील बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय बल एक आकर्षण बल है, विकर्षण बल नहीं। फिर क्या है कि यह जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी कि क्या है, लघु परास वाला बल है। और यह जो है से क्या है कि नाभिकीय बल यह कूलम्ब्स लॉ का पालन नहीं करता है। F∝1/r², जो कूलम्ब्स लॉ है, F∝1/r², तो इसका पालन नहीं, ये पालन नहीं करता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यह जो है से इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है कि नहीं। तो यह जो है से पालन नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा, पालन नहीं करता है। फिर इसके बाद यह जो है से हमेशा ऑलवेज आकर्षण बल है। फिर यह शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब आइए द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो यह जो है से दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए नाभिक का निर्माण जो है से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हुआ है। तो नाभिक का निर्माण जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हुआ है, तो नाभिक का द्रव्यमान वही चाह रहा था जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को अगर जोड़ देते तो उसके बराबर जो है से नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, यानी दोनों द्रव्यमान के बीच अंतर आ जाता है। नाभिक का द्रव्यमान जो है से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए था, क्योंकि उसी से जो है से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन उसका द्रव्यमान जो है से इसके बराबर नहीं होता है, यानी द्रव्यमान में अंतर आ गया। तो द्रव्यमान में जो अंतर आ गया वही द्रव्यमान क्षति है, यानी मास डिफेक्ट है। तो मास डिफेक्ट है। और इसके बाद जो है से मास डिफेक्ट आ गया, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी। तो मास का जो अंतर आ गया तो उसको मान लिया कि हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिए
द्रव्यमान क्षति है तो द्रव्यमान क्षति को मान लिया कि डेल्टा एम लिख दिए। तो डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा, तो डेल्टा एम आ जाएगा। तो मान लिया कि टोटल मास जो है नाभिक का द्रव्यमान आपका जो है से क्या है कि एम है, और इसके बाद जो है सो उसका द्रव्यमान अलग अलग है, x और y है, मान लिया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो ये घटाने के बाद जो आएगा वही आपका द्रव्यमान क्षति हो गया। तो आइंस्टीन के सापेक्षिता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन के अनुसार E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर के अनुसार यह ऊर्जा में बदल जाता है, और यही ऊर्जा जो है से नाभिक को बांधे हुए रहता है। यानी नाभिक को बांधे हुए अगर ये द्रव्यमान में क्षति नहीं होता, द्रव्यमान में अंतर अगर नहीं रहता तो नाभिक जो है से बिखर जाता। यानी कहने का मतलब है कि अगर इतना ऊर्जा मिनिमम एनर्जी अगर इतना नाभिक को दिया जाए तो नाभिक के कणों को जो है नाभिकीय कणों को तोड़ा जा सकता है। तो बंधन ऊर्जा जो है, बंधन ऊर्जा में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय कणों के बीच तोड़ने वाला, नाभिकीय कणों को तोड़ने वाला ऊर्जा कि नाभिकीय कणों को जोड़ने वाला ऊर्जा, माने बंधन ऊर्जा आपका क्या है। तो बंधन ऊर्जा क्या है, तो नाभिकीय कण को, तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, आपको तीर दे रहे हैं कि नाभिकीय कण यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तोड़ने के लिए ऊर्जा लिख दिए। तो यह आपका पूछा गया था कि बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा क्या है, तो बंधन ऊर्जा जो है से नाभिकीय कणों को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, या बंधन ऊर्जा नाभिकीय कणों को जोड़ने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, तो नाभिकीय कणों को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। और द्रव्यमान क्षति आप समझ गए कि नाभिक का द्रव्यमान जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर नहीं आता है, यानी दोनों में डिफरेंस हो जाता है, और यही डिफरेंस जो है से द्रव्यमान क्षति आपका कहलाता है। अब आइए नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब हो गया एक नाभिकीय संलयन है, एक आ जाएगा आपको नाभिकीय विखंडन पढ़ाएंगे इसके बाद। तो विखंडन का मतलब हो गया तोड़ना, और संलयन का मतलब कि जोड़ना। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो है से तो इसमें जो है से जुटने का प्रश्न आएगा, और नाभिकीय विखंडन जो है से टूटने का प्रश्न आएगा। तो इसमें क्या है नाभिकीय विखंडन, यहाँ पर जो है नाभिकीय विखंडन मान लिया साथ साथ लिख दे रहा है नाभिकीय विखंडन। तो देखिए नाभिकीय विखंडन में क्या है कि इसको लिखेगा आपको फिशन, इसको फिशन लिखेगा, उसको फ्यूजन कभी कभी जो है से हिंदी में ही लिख देता है, फिशन और फ्यूजन। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है से क्या है कि कोई भारी नाभिक जब दो हल्के नाभिकों में टूटता है, जब कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान जो है से विपुल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उस ऊर्जा को जो है से नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। और इसमें ध्यान नाभिकीय संलयन में क्या है कि जब दो हल्का नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान विपुल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसको कहा जाता है नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो नाभिकीय संलयन में क्या है कि दो हल्का नाभिक जो है, दो हल्का नाभिक लिख दे रहे हैं कि दो हल्का नाभिक जुड़ते हैं, लिख दिए दो हल्का नाभिक जुड़ते हैं। इसमें क्या लिख दिए कि एक भारी नाभिक जो है, भारी नाभिक टूटता है, यानी दो हल्के नाभिकों में टूटता है। तो प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा निकलता है, तो वह ऊर्जा जो है जैसे देखिए इसमें जो है से उदाहरण एक दे रहे हैं कि मान लिया कि ए और बी है, ए एक नाभिक है और एक बी नाभिक है, ये दोनों मिलकर के सी नाभिक का निर्माण किया। तो सी का निर्माण किया और इस प्रक्रिया के दौरान जो है से डेल्टा ई एनर्जी निकला, डेल्टा ई एनर्जी आपका जो है से निकल गया। तो ऐसा देखा जाता है कि मास ऑफ ए में लिख दिए मास ऑफ ए और जोड़ मास ऑफ बी, यानी ए का मास और बी के मास, यानी ए के द्रव्यमान और बी के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ेंगे तो ये ग्रेटर देन होता है क्या, एम सी, यानी कि
मास ऑफ सी, यानी ए और बी मिलकर जो है से सी बना। ए और बी दो नाभिक मिलकर सी नाभिक का निर्माण हुआ है और इस प्रक्रिया के दौरान जो है से डेल्टा ई एनर्जी निकला है, जिसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे या एटॉमिक एनर्जी उसको कहा जाता है। तो ऐसा क्या देखा जाता है कि मास ऑफ ए माने ए के द्रव्यमान और बी के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका द्रव्यमान क्या है कि ग्रेटर देन सी, सी के द्रव्यमान से जो है से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब कि द्रव्यमान क्षति क्या आ गया, द्रव्यमान में तो क्षति आ गया। तो द्रव्यमान क्षति अगर हम निकालेंगे डेल्टा एम, तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा, मास ऑफ ए और जोड़ मास ऑफ बी और माइनस मास ऑफ सी, ऐसे आएगा। तो यानी द्रव्यमान में अंतर आ गया। तो यह जो है से क्या है कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर में बदल जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, परमाणु ऊर्जा कहेंगे, एटॉमिक एनर्जी कहेंगे या नाभिकीय ऊर्जा इसको कहते हैं। उसी तरह से जो है से देखिए, तो यह पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसे दे दिया था कि ए प्लस बी और यहाँ पर बन गया सी और डेल्टा, और यह जो है से नाभिकीय संलयन दे दिया और इसके बाद ऐसे कह दिया था कि इसके द्रव्यमान को x मान लिया और इसके द्रव्यमान को y मान लिया और इसके द्रव्यमान को z मान लिया। तब क्या पूछ दिया कि तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, पहला x प्लस वाई इज ग्रेटर देन जेड, फिर x प्लस वाई इज लेस देन जेड, ऐसे करके पूछा। तो देखिए उसका कॉन्सेप्ट जो है से हम दे दिए, ए और बी मिल करके सी बना और डेल्टा ई जो है से एनर्जी निकल रहा है। तो ए का द्रव्यमान और बी के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका द्रव्यमान का जोड़ जो है से सी के द्रव्यमान से ऑलवेज क्या होता है, अधिक होता है। यानी मास में अंतर आ गया, तो अंतर जब आ गया तो द्रव्यमान क्षति आ गया, यानी मास में डिफेक्ट आ गया। डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो द्रव्यमान में जो क्षति आया उसको निकाल रहे हैं, तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा है, तो देखिए दोनों जोड़ करके ही घटा दिए। तो यह जो है से डेल्टा में मान लिया कि घटा करके आया। तो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर एनर्जी दे दिया, एनर्जी पैदा कर दिया। तो यह एनर्जी पैदा कर दिया और इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है कि एटॉमिक एनर्जी कहिए या न्यूक्लियर एनर्जी कहिए, इस तरह से है। और नाभिकीय संलयन जो है से इसी सिद्धांत पर जो है से हाइड्रोजन बम काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन बम लिख दिए, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन बम, इसी सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। ध्यान रखिएगा, आपको दे देगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय क्या कहिएगा, नाभिकीय जो है से विखंडन नहीं संलयन कहिएगा। उसी तरह से कहेगा कि सोलर एनर्जी यानी सूर्य के पास इतना जो है से विशाल ऊर्जा है, इसका कारण क्या है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन लिखेगा। तो सोलर एनर्जी का भी यही कारण है। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, सूर्य के पास जो इतना विशाल ऊर्जा है, इसका क्या कारण है, नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन है। तो नाभिकीय आपका संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्या है कि सूर्य का जो मटेरियल है वह न तो ठोस है, न तो द्रव है, न तो गैस है, बल्कि सूर्य का मटेरियल जो होता है वह प्लाज्मा स्टेट में होता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। समझिएगा इसको कि पदार्थ की तीन अवस्था अगर जान रहे होंगे, ठोस, द्रव, गैस, तो नहीं, पदार्थ की जो है ऐसे अभी तक 5 अवस्था बताया गया है। तो पदार्थ की पहली अवस्था आपका ठोस, द्रव, गैस हो गया, 3 अवस्था। इसके बाद चौथी अवस्था जो है वह प्लाज्मा है। और सन मटेरियल जो होता है, सूर्य का मटेरियल जो है न तो ठोस होता है, न द्रव होता है, न गैस होता है, सूर्य का मटेरियल प्लाज्मा स्टेट में होता है। प्लाज्मा स्टेट में वही मटेरियल होता है जिसका टेम्परेचर जो है से 10⁻⁶ केल्विन से एबव है या इसके बराबर होता है। प्लाज्मा स्टेट में जो है से वही मटेरियल हो सकता है जो जिसका टेम्परेचर जो है से 10⁻⁶ केल्विन या इससे एबव होता है। यह स्टेट कंप्लीटली जो है से आयोनाइज्ड स्टेट है, आयनित अवस्था है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। 10⁻⁶ केल्विन जो है, सूर्य का टेम्परेचर जो है 10⁻⁶ केल्विन या इससे एबव रहेगा, तभी जो है से प्लाज्मा स्टेट जो है से एग्जिस्ट करेगा। और प्लाज्मा स्टेट में क्या है
कि बहुत से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके और हीलियम का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए ए और बी जुड़ करके सी का निर्माण किया, तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके हीलियम का निर्माण करता है और इस दौरान विपुल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसको जो है नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहते हैं। और यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो इसमें जो भी प्रश्न उठ रहा था सारा बताया। फिर देखिए नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन। तब फिशन का मतलब होता है कि एक भारी नाभिक जो है से दो हल्के नाभिकों में क्या है कि टूटेगा। तो देखिए एटम बम जो है से इसी पर आधारित है, परमाणु बम जो है से क्या है कि इसी पर आधारित है, परमाणु बम इसी पर आपका आधारित है। तो इस सारे क्वेश्चन को जो है से ध्यान रखिएगा। बस आज इतना ही जो है से इतना ही पर अपना क्लास से खत्म करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।